It is saying that the pth, qth and rth term of an AP are a, b and c respectively. So we have to show this relation. कैसे करना है? इस टाइप के जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है बेटा? सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एज्यूम एन एपी. यू हैव टू एज्यूम एन एपी. तो अपन क्या करेंगे? लेट फर्स्ट टर्म is say x and common difference is say y. ठीक है, तो a will be equal to, a क्या था? pth टर्म था. a will be equal to x plus p minus 1 multiplied by y. b will be equal to x plus q minus 1 multiplied by y, and c will be equal to x plus r minus 1 multiplied by y. ठीक है, अब क्या करना है? a multiplied by q minus r. So a multiplied by q minus r will be equal to this whole term multiplied by q minus r. b multiplied by r minus p will be equal to this whole term multiplied by r minus p, and this multiplied by p minus q will be nothing but this whole term multiplied by p minus q. अब क्या करो? तीनों को ऐड कर दो, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे. वाई हाउ आई कैन से? कैसे सर आपने कैसे बोल दिया कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे? बेटा ध्यान से देखो तो इट इज कमिंग आउट इन ए साइक्लिक ऑर्डर. p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू. ऐसा कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन जब वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा रहता है तो उसकी जो वैल्यू आती है ना वो जीरो ही आती है. उसकी जो वैल्यू आती है वो जीरो आती है. अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता है डायरेक्टली आपको जीरो मार्क करना है और आगे बढ़ना है. यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस. आपको डायरेक्टली जीरो मार्क करके आगे बढ़ना है. क्यों सर? क्यों जीरो मार्क कर दे? कैसे जीरो मार्क कर दे सर? यहाँ देखो, यहाँ क्यू माइनस आर है, या आर माइनस पी है, या पी माइनस क्यू है. इट इज कमिंग इन ए साइक्लिक ऑर्डर. एक ऑर्डर रिपीट हो रहा है यहाँ पे. जहां पे ऑर्डर रिपीट होता है ना मेरे दोस्त, वहां पे डायरेक्टली जीरो मार्क करो और आगे बढ़ो. बस खत्म, कुछ नहीं करना है उसके आगे. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द वैल्यू. आफ्टर 2-3 स्टेप्स द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, so I'm not solving this, I'm just leaving this to all of you to solve. So solve करना अगर किसी का नहीं आएगा तो you just ask me. What I have done, Manas, I have not done anything extra. मैंने फर्स्ट टर्म को x मान लिया है और कॉमन डिफरेंस को मैंने y मान लिया है. जो जो इन्होंने कहा वैसे वैसे मैं करता गया. a will be equal to x plus p minus 1 into y, a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d क्यों किया था सर? क्योंकि pth term was given as a. So a will be equal to x plus p minus 1 into y multiplied by q minus r. b will be equal to x plus q minus 1 into y multiplied by r minus p. c will be equal to x plus r minus 1 into y multiplied by p minus q. क्योंकि p minus q c था, r minus p b था, तो इसको r minus p से मल्टीप्लाई कर दिया. q minus r into a था, तो इसको q minus r से मल्टीप्लाई कर दिया. तीनों को ऐड कर दो, you will get the final value as 0. ठीक है, क्यों जीरो आया उसका रीजन मैं आप लोगों को दे चुका हूं. जीरो इसलिए आएगा क्योंकि इट विल बी इन ए साइक्लिक ऑर्डर. इट विल नॉट बी, आई मीन will be is a wrong word to use here. It is in a cyclic order. That is why the value will be here 0. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन फटाफट. If the m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, we have to prove that the m plus nth term of an AP of the same AP is 0. यहाँ पे कोई भी साइक्लिक ऑर्डर वाला कोई भी फंडा लगने वाला नहीं है. You have to solve it.
जल्दी से सॉल्व करो. You guys just have 30 seconds for it. Why 30 seconds? Because I had already given this question as homework. चलो. So now we are going to read about mth term of an AP from the end. mth term of an AP from the end. कहने का ये मतलब है बेटा कि एक बार तो अपन ने AP को शुरू से पढ़ा था, जैसे कि सपोज लेट अस कंसीडर एन AP जिसका कि फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है 2. ठीक है, तो इस AP के टर्म्स कैसे हो जाएंगे? मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट sixth term of this AP. So the sixth term of this AP will be equal to 5 plus 6 minus 1 multiplied by 2, that is 5 plus 5 into 2, which is equal to 15. The sixth term of this AP. Now this is sixth term of the AP from starting. This is sixth term of the AP from starting. अब मैं ऐसा बोलता हूँ. Now suppose I am asking what will be the sixth term of this AP from end. What will be the sixth term of this AP from end? And I know that this AP has total n terms. कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि इस AP में टोटल n टर्म्स हैं और मुझे ये बताना है कि what will be the value of सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड. तो उस केस में क्या करेंगे? लॉजिकली अगर सोचो तो अगर कोई AP इस तरीके से लिखी हुई है, देखो 5, इसी वाले AP की अगर अपन बात करें 5 7 9 11 13 15 एंड जस्ट लीव इट. ठीक है, देयर आर टोटल 6 टर्म्स इन दिस AP, राइट. अगर मुझे बताना है कि व्हाट इज द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, third term from the beginning will be this one, ninth one. अगर मुझे बताना है कि what will be the fourth term from end, what will be the fourth term from end, so fourth term from end मैं calculate कैसे करूंगा? Just let me tell you the basic concept behind it. Third term from the beginning will be, there are total 6 terms in the AP. So third term from the beginning will be 6 plus 1 minus 3, this term from end. याद करो बेटा, जब हम लोग ABCD पढ़ रहे थे, जब हम लोग मेंटल एबिलिटी की क्लास में ABCD पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था अपन ने क्या किया था. ABCD J तक IJKL M तक एक तरह एक रो में लिखा था, फिर M के नीचे N लिखा था और A के नीचे सिमिलरली अपन ने Z लिखा था. टोटल सम जो आया था वो कितना आया था? 27. याद आया? तो मैंने आपको बोला था कि 13th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, 13th टर्म या 13th लेटर फ्रॉम बिगनिंग is nothing but 14th letter from end. ये चीज हम लोग जब अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे तो अपन ने ये चीज डिस्कस की थी. दिस कम्स फ्रॉम AP. द कंसेप्ट कम्स फ्रॉम AP. बहरहाल, कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट वी आर हैविंग इज थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज नथिंग बट 6 plus 1 minus 4 3 टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला. करना कैसे है? आपको एक AP के नंबर ऑफ टर्म्स पता है. सपोज करो आप एग्जाम में जाने से पहले फॉर्मूला भूल गए, कई बार ऐसा होता है, आप फॉर्मूला भूल गए तो कैसे करोगे सर? आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिया रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 6. ठीक है, तो आप उस AP का 6 टर्म निकाल लो और 6 टर्म निकालोगे. अब यहाँ पे जब आप बिगनिंग से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो योर कॉमन डिफरेंस हैज कम एज +2. लेकिन जब आप एंड से स्टार्ट करोगे ना मेरे दोस्त, तो इन दैट केस कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू -2. क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता था ना. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 13 minus 15 which is equal to -2. So the only difference here is
कि अगर पहले कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था तो अभी जो है कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है. So that mth term from the beginning, mth term from the end is nothing but n plus 1 minus mth term from the beginning. What I want to say, let me create some space for me. What I want to say, mth term from end is nothing but n plus 1 minus mth term from beginning. अब आपके पास क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो इस तरीके से आएगा. सपोज देयर आर 7 टर्म्स इन एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म है, say the first term is 100 and the common difference is 5. What you have to tell is, you have to tell me what will be the, and there are total 100 terms in this AP. What you have to tell me, what will be the, say, 14th term from the end. 14th term from end. So 14th term from end निकालने के लिए my dear friend, what you will do, 14th term from end will be nothing but 100 plus 1 minus 14th term, which is equal to 101 minus 14, which is nothing but 87th term, 87th term from beginning. अब 87 टर्म तो निकाल ही सकते हो ना. 87 टर्म क्या होगा, 100 प्लस 86 इंटू 5. अब कोई ये मत पूछना कि सर 86 इंटू 5 कैसे किया. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया था, n की वैल्यू 87 हो गई, तो n माइनस 1 की वैल्यू 87 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 86. तो 100 प्लस 86 इंटू 5, 86 into 5 is nothing but 430. So this will be equal to 530. So mth term from end is nothing but n plus 1 minus mth term from the beginning. क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? प्लीज से यस और नो. जिनको समझ में नहीं Sir, आया, doubt. हाँ बोलिए. Sir, when we write an AP, means after some terms we put dot dot dot, means it is continuous. But ठीक है. it in this concept it is said that m term from the end. But how can we find the m term from the end as it has many terms? ओके, एक बात बताओ, अगर 5 लोग खड़े हैं और उन पांचों लोगों के बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है, तो पहले पर्सन की जो पोजीशन होगी वो x इक्वल टू 0 पे होगी, दूसरे पर्सन की पोजीशन x इक्वल टू 1 पे होगी, तीसरे की पोजीशन x इक्वल टू 2 पे होगी. तो क्या ये एक एपी नहीं बन रहा है? I agreed AP has infinite, AP has n number of terms. हम लोग हमेशा एपी में ये बोलते हैं कि एपी हैज n नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, वो और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने उस n की एक वैल्यू डिफाइन कर दी. आई एग्री विथ यू थिंग दैट उसको डॉट 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 अब से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट डॉट 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 we are talking about some special cases where the total number of terms is defined. We are talking about an AP that has only n terms. ठीक है, in that case this formula will work. अगर मान लो सपोज करो एक रो है, उस रो में अगर 10 बच्चे हैं और 10 का एज डिफरेंस जो है वो 1-1 साल है, तो विल इट नॉट फॉर्म एन एपी? पहले बच्चे का एज 11 साल, दूसरे का एज 12 साल, तीसरे का एज 13 साल, चौथे का एज 15 साल, छठे का एज 16 साल, इस तरीके से इट विल फॉर्म एन एपी. आप लोग के मार्क्स हैं, सपोज करो अगर आप लोग के मार्क्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रहे हैं, तो देयर आर ओनली 57 स्टूडेंट्स इन द क्लास, so it will form an AP. The topper has got 100 marks, the person who is scoring least marks has got 0 marks, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5-5 नंबर का है, तो it will form an AP. ठीक है. सो हाँ बोलिए. सर ये क्वेश्चन आप एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी.
बेटा इसमें क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्वेश्चन नहीं था, वी वर जस्ट डिस्कसिंग ए स्पेशल केस जहां पे आपसे ये पूछता है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, आई मीन हमें हमसे बस दिस इज जस्ट इन स्पेशल केस वेयर वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग mth term from the beginning. Sorry, we have discussed a formula of calculating mth term from the end. अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने पढ़ा था। बट होता क्या है कि ये तो अपन ने एपी के स्टार्टिंग से, सीरीज के स्टार्टिंग से अपन ने काउंट कर दिया। सपोज करो कोई कंडीशन ऐसी आती है जब सीरीज जो है आपको पता है कि देयर आर एन टर्म्स इन दिस सीरीज और आपको लास्ट से निकालना है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इफ देयर आर n terms of in an AP, n मतलब n for nose, if there are n terms in an AP, in that case the formula for mth term, m for monkey, the formula for mth term from the end will be equal to n plus 1 minus m mth n plus 1 minus mth term from the beginning. It will be nothing but n plus 1 minus mth term from beginning. ठीक है, यही अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। आई गेव एन एग्जाम्पल कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए जो है वो 100 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, और आपको ये पता है कि देयर आर टोटल 100 टर्म्स इन दिस एपी। So what they have asked is, they have asked you what will be the 14th term from the end. So 14th term from the end will be nothing but 87th term from the beginning. और 87th term from the beginning को निकालने के लिए what you will do is a plus, अब यहाँ पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 87 आ जाएगी, सो यू विल सिंपली यूज द फॉर्मूला 100 प्लस 86 into 5 which is equal to 530. So this is what we have done till now. Thank you, sir. Okay. किसी Sir? और को, हाँ बोलिए। Sir, can you just explain the how you derive that formula again? See, I have, चलो, there is no derivation of this, there is no derivation of this formula. You just have to visualize the things. ठीक है, जब अपन अल्फाबेट्स पढ़ रहे थे इन रीजनिंग टॉपिक, आई टोल्ड दैट 13th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इज नथिंग बट 27 minus 13 that is equal to 14th term from the end. इस चीज को अपन ने we discussed this in the reasoning class once, but ठीक है, forget about the reasoning class. अभी इसको derive करने का या इसको समझने का तरीका ये है बेटा कि एक कोई AP लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, the first term is 5, second term is 7, next term is 9, dot 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 dot, and the last term is say there are last term is 100, ठीक है। so there are, अब इस AP को जब आप एक मिनट there is some mistake here, 19 into 2 will be equal to 38 and the last term is say 43, ठीक है। अब देखो यहाँ पे what you know that अगर आप यहाँ से इस तरफ से if you start the series from here, if you start the series from 5, तो the common difference is equal to 2, लेकिन what if I write the series in reverse order, that is 43, उसके बाद 41, उसके बाद 39, उसके बाद dot 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 and then 5. In this case the common difference will become -2, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो, अगर आपसे पूछता है कि 5th term from the starting, what will be the value of 5th term from the starting जो है वो कौन सा वाला टर्म हो जाएगा from the end. 5th term from the starting is, what will be the value of 5th term from the starting, what will be the 5th term from end. अगर आपसे ऐसा पूछे कि what will be the 5th term from end, you know that in this AP there are total 20 terms. इस AP में आपके पास टोटल 20 टर्म्स हैं। कैसे पता चला सर?
हाउ, इस तरीके से पता चला कि 43 तो मेरे पास लास्ट टर्म दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 दिया हुआ था, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 था. सो फ्रॉम हियर आई गॉट n इज इक्वल टू 20. सो आई नो दैट देयर आर 20 टर्म्स इन माय AP. अब जब मेरे AP में 20 टर्म्स हैं और मुझे निकालना है व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. So what I will do, I will simply do that fifth term from end is nothing but 21 minus 5, that is 16th term from beginning. 16th term from beginning. Okay. Or if you don't want to do it like that, so what you will do, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, और एंड से जब आप हमारी सीरीज स्टार्ट होती है तो पहला टर्म क्या है 43, उसके अगला वाला टर्म क्या है 41. इस तरीके से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है. यहाँ से मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो इट इज वेरी इजी. ए विल बी इक्वल टू 43, डी विल बी इक्वल टू -2. अब निकाल लो. एंड एन इज इक्वल टू, और एन की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो दिस विल बी नथिंग बट 43 plus 5 minus 1, it will be 43 plus 5 minus 1 multiplied by -2. So it will be 43 minus 8, और उसकी वैल्यू जो भी आएगी that will be your answer. ठीक है. 43 minus 8 की वैल्यू कितनी आएगी 35. So I don't believe in using the formulas. I just believe in analyzing the things. जब आप AP को स्टार्टिंग से लिख रहे हो तो योर कॉमन डिफरेंस विल बी D. लेकिन जब आप उसी AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, नथिंग विल चेंज, ओनली द फर्स्ट टर्म विल चेंज एंड द कॉमन डिफरेंस विल चेंज. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. आपका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जो पहले D था वो अभी -D हो जाएगा. अगर पहले कॉमन डिफरेंस -D था तो +D होगा, बस. और कोई चेंज नहीं आने वाला है. तो फॉर्मूले से यूज करना है, तो फॉर्मूले से यूज करना है तो फॉर्मूले से कर लो, n से यूज करना है तो n से कर लो. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंस हियर. ठीक है. और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. किसमें बेटा इन विच यू वांट टू नो द 14th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. 14th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग के लिए ए आपको पता है, डी आपको पता है. पुट द फॉर्मूला एंड यूज. और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. यू गाइस हैव 30 सेकंड्स फॉर इट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज आता है. कई बार क्या होता है कि आपको दे देगा, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज से 20, यू हैव टू कैलकुलेट द AP. ठीक है. इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको करना क्या है, देयर आर सम रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म, फॉर कैलकुलेटिंग 3 टर्म्स, फॉर कैलकुलेटिंग 5 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स. इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं. इस रूल को हम आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सपोज करो अगर आपको 3 टर्म्स हैं, ठीक है, अगर आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सेलेक्ट द टर्म्स एज a minus d, a and a plus d. ठीक है. आइडिया यहाँ पे ये होता है बेटा कि जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज से 25 या इट इज 27. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप इसको किसी और तरीके से टर्म्स को सेलेक्ट करोगे ना तो कई बार क्या होगा, यू विल गेट 2 वेरिएबल्स. द आइडिया हियर इज यू हैव टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो उस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम द कॉमन डिफरेंस इज D and we will assume that we will take the terms as a minus d, a and a plus d. हम कॉमन डिफरेंस को D मान लेंगे और टर्म्स को अपन ले लेंगे a minus d, a and a plus d.
Suppose karo we are being given that there are 4 terms in the AP. In that case, what we will do is my common difference will become even. My common difference will become 2D, and my terms will become a minus 3D, a minus d, a plus d, and a plus 3D. आइडिया क्या है कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2D होगा, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D होगा. दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस. Similarly, if the total number of terms are 5, then what we will have? We will have the terms as a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d. If we have the total number of terms as 6, in that case, what we will have? A minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a plus 5d. Suppose karo we are having the common total number of terms as 7. In that case, what will happen is we have the terms as, if the total number of terms are 8, in that case what will happen? We will have the terms as a minus 7d, a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, a plus 5d, and a plus 7d. ये हमारे 8 terms of an AP हो जाएंगे. In this case the common difference is 2D, not D. ठीक है. There was a question asked in IIT. ठीक है. Although the question was different, but the idea has roots here only. कुछ 6 terms of an AP को select करना था, उसके बाद उनका sum difference करके कुछ दिया हुआ था, but the idea had its roots here only. So when I give an example कि बुर्ज खलीफा बनाने के लिए आपको पहले बेस बनाना पड़ता है, this is what I mean by that example. बुर्ज खलीफा बेटा तभी बनेगा जब आपका बेस बनेगा, अदरवाइज बुर्ज खलीफा नहीं बनने वाला. ठीक है, तो पहले बेस बनाने पे काम करो, बिल्डिंगें तो बनती जाएंगी. So this is the basis of a very large पेल्थोरा बॉक्स ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे. आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है. सो फिलहाल फॉर योर टाइमिंग आपके लेवल पे जो सवाल आएंगे वो 3 टर्म्स के आएंगे या 5 टर्म्स के आएंगे. बहुत खुश होगा एग्जामिनर, तो ही कैन आस्क यू फॉर 4 टर्म्स, बट 4 टर्म्स से ऊपर वो कभी जाने वाला नहीं है. तो इसको अगर याद करना चाहो तो इस कंसेप्ट को याद कर लो, समझना चाहो तो इस कंसेप्ट को समझ लो. चॉइस इज योर्स, बट आई विल सजेस्ट दैट यू ट्राई. हाँ बोलिए बेटा. Sir, in case of the odd number of terms, we should include A, and in case of odd number of terms, we should not include A, right? Yeah, right. Basically, your idea is this B should get cancelled. आपका जो आइडिया है that is that D should get cancelled. तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए देखो, यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पे माइनस डी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे देखो माइनस 2D है, माइनस डी है, यहाँ पे प्लस डी है, प्लस 2D है, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर आप मान लो यहाँ पे ए लेकर आ जाते तो फिर एक डी तो आपका कहीं ना कहीं बचने वाला था ना. जैसे यहाँ पे अपन ने 8 टर्म्स लिखा है, सपोज करो मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे a लिख दिया. अब देखो क्या होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस हियर? -7, -5, -12, -12, -3 इज -15. तो एक तरफ तो मेरे पास -15 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? d, 3d, 4d एंड 5d इज 9d, 9d प्लस 7d इज 16d. एक d मेरा बच जा रहा है ना बेटा, तो मेरा पर्पस तो हुआ ही नहीं. फर्दर अगर आपने यहाँ पे इसकी जगह आपने a लिख दिया तो वैसे भी ये मेरा AP नहीं रह गया ना. This is not my AP because here the common difference is only D. ठीक है ना. आगे बढ़े, किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. You guys ask very interesting questions. Please ask. You are having just 30 seconds. I'm just having a sip of water. कोई डाउट नहीं है तो we'll just go. Okay. Now the thing is, what will be the sum of
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी लिखा है, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। द वर्ड इज फर्स्ट n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंड भी हो सकता है ना। So I'm not going into the detail of the derivation. I'm not going into the detail of the derivation because इस derivation के डिटेल में जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि nobody is going to ask you the derivation. But समझने के लिए अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। Again the thing is, suppose करो एग्जाम हॉल में जाने से पहले your memory is wiped off, क्या करोगे? तो समझ लेते हैं, डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे। Sn अपन ने सम को रिप्रेजेंट कर दिया। पहले तो AP को डिफाइन करते हैं। AP को अपन ने डिफाइन किया, पहला टर्म A हो गया, कॉमन डिफरेंस D हो गया, तो हमारा जो AP है वो हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 डॉट, nth टर्म हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इन n टर्म्स का ही मेरे को सम निकालना है। अगर किसी AP में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना मेरे दोस्त, तो मैं उस AP का सम नहीं निकाल सकता ना भाई। तो n टर्म्स ही तो होगा, उसके आगे AP चलती जाए, मुझे कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है जा रही है जाने दो, मुझे तो पहले n टर्म से ही मतलब है ना भाई। अब नेचुरल नंबर्स का जो है द मैक्सिमम, द लास्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड, आखिरी नेचुरल नंबर डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ऐसी बातें करते हैं ना। तो ठीक है, द AP हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बट वी कंसीडर ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द AP। ये वही बात हो गई कि लाइन इज इनफाइनाइट लेकिन लाइन सेगमेंट हैज सम लेंथ, ठीक है। जिसने भी ये सवाल पूछा था, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज you have made me to think कि वाकई में what actually for a moment I thought what he's asking, मुझे समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है, but yes he has raised a very good question. Keep on asking such questions, keep on asking such questions. But so what we were supposed to do is we were supposed to find the sum of first n terms of an AP. पहला टर्म A हो गया, दूसरा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, द nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn को मैं रिप्रेजेंट करूंगा A प्लस D प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको एक तरीका ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका क्या होगा सर लिखने का, मैं इस AP को रिवर्स में लिख दूंगा। रिवर्स में लिख दूंगा मतलब टर्म्स नहीं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट टर्म को पहले लिख दूंगा, उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म को लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। इससे फायदा मेरे को यही हो रहा है कि अगेन आई एम यूजिंग, याद करो जब अपन ने अल्फाबेट्स पढ़ा था तो अपन ने क्या सीखा था, अपन ने रिवर्स में जब करके लिखा था तो A के नीचे Z आया था ना, A की पोजीशन 1 थी, Z की पोजीशन 26 थी, तो सम जो हर जगह आया था वो 27 आया था, ठीक है। यहाँ पे इसका, ये A का और इसका जो सम होगा that will be constant, A प्लस D का और A प्लस n माइनस 2 इंटू D का, इन दोनों का जो सम होगा दिस विल बी कांस्टेंट। इन दोनों का जो सम होगा लास्ट वाले टर्म का और इसका, that will again be a constant। इन दोनों का जो सम होगा that will again be a constant। इसलिए हमने इसको रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। सो जब अपन ऐड करेंगे तो व्हाट आई विल फाउंड दैट twice of Sn, 2 times of Sn will be equal to n into 2a plus n minus 1 into D. Twice of Sn will be equal to n into 2a plus n minus 1 into D. So from here I will get Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. ठीक है, ये तो हो गया nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला। लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर मी। Solving the equations, what I got, Sn is equal to n by 2 into 2a
plus n minus 1 into d. But my dear friend, I'm not satisfied. I'm not satisfied with this. क्यों नहीं हूं मैं satisfied दोस्त? अब बताता हूँ आपको मैं क्यों नहीं हूँ satisfied. What I will do is I will try to modify this equation. ठीक है, okay, but I will try to modify this equation. कैसे modify करूँगा? n/2 को तो मैंने ऐसे लिख दिया. इस 2a को ना मैं a plus n minus 1 into d लिख दूँ. अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये जो a plus n minus 1 into d है ना, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या किसी को कुछ याद आया a plus n minus 1 into d को देख के? But it is the nth term. Exactly, it is the last term of the AP. It is the last term of the AP. ये जो a plus n minus 1 into d है ना बेटा, it is the last term of the AP. तो कहने का मतलब ये है कि Sn is also equal to n/2 into first term sum of first term plus last term. इसको ये तो हो गया, यहां तक हो गया स्कूल के एग्जाम की बात. अगर हम थोड़ी सी एनटीएससी की बात करें, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. इसी फॉर्मूले को हम किसी और तरीके से लिखेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. हम लोगों ने एवरेज नाम का एक टॉपिक पढ़ा था जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे, याद होगा शायद आप लोगों को, है ना? तो अगर मैं बोलूं आपसे कि फोकस ऑन दिस a प्लस l/2, क्या ये एवरेज नहीं लिखा हुआ है? क्या ये एवरेज नहीं लिखा हुआ है? बताओ, एवरेज क्या होता था? दो नंबर्स का एवरेज क्या होता था? दोनों नंबर्स को सम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. Although this is a vague definition, this is a wrong definition, but दो नंबर्स का एवरेज क्या होता था? दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. So this will be n multiplied by average of first term and last term. ठीक है, दिस इज NTSC स्पेसिफिक थिंग, एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. अब मैं आपको इसमें बताऊंगा वेरिएशंस. हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाहता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय n. ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ वेरिएशंस बताता हूँ. वेरिएशंस क्या होते हैं सुनो. जैसे दुकान पे जाते हैं ना, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, नॉर्मली मम्मी लोग जो जाती हैं साड़ी खरीदने के लिए, फिर बोलती हैं कि कुछ और डिज़ाइन दिखाइए, कुछ और कलर दिखाइए, इस टाइप से होता है ना. तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि इट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 और n इंटू एवरेज ऑफ 2 टर्म्स. अब इसमें थोड़े और वेरिएशन की बात करते हैं. मान लो दोस्त कि देयर आर एक एपी है जिसमें कि सिर्फ 5 टर्म्स हैं. ठीक है, एक नॉर्मल एपी लेते हैं, उसमें टोटल 5 टर्म्स है. मैं आपको कुछ करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना आप. ठीक है, यहाँ पे जिनका दिमाग अभी नहीं लग रहा है पानी पी लो और ध्यान से समझो. देखो, एक कोई एपी है जिसमें टोटल 5 टर्म्स हैं. 5 टर्म्स कौन कौन से? सिंपलेस्ट एपी लेते हैं, 1 2 3 4 5. पहले डिसाइड कर लिया जाए कि दिस इज एन एपी और नॉट. यस, दिस इज एन एपी बिकॉज 5 minus 4 1 है, 4 minus 3 1 है, 3 minus 2 1 है और 2 minus 1 भी 1 है. सो दिस इज एन एपी. यहाँ पे कोई डाउट नहीं है मेरे को, तो दिस इज एन एपी. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं ना, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, उस सीरीज का, उस एपी का जो एवरेज होता है वो मिडिल वाला टर्म होता है. मिडिल वाला टर्म कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ दिस एपी विल बी नथिंग बट 5 plus 1 by 2, that is this term, that is equal to third term. नहीं विश्वास आता, कैलकुलेट करके देख लो. Don't believe me, no problem. I'm not saying believe me. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15, and there are total 5 terms. So 15 divided by 5 is nothing but 3.
So the average, the third term is the average, and यहाँ पे luckily the third term is 3. Luckily the third term is 3 and the third term will be the average. तो अगर आपसे किसी ने पूछा दोस्त कि what will be the sum of this AP, आप क्या करोगे? मिडिल वाले टर्म को लिख लो 5 into 3 which is equal to 15. यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आप बोलोगे कि अरे सर क्या नाटक कर रहे हो, इससे अच्छा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है, अब देता हूँ एग्जांपल. अब कैलकुलेट करके बताओ. चलो, एक एपी है जिसका 1 3 5 7 and it will have total 100 terms, so 198, and the last term will be 199. Sorry. It should have 99 terms now. So the last term will be 196 and it will 198. 197. बेटा लास्ट टर्म जो है वो 99th टर्म होगा ना, तो 99th टर्म मतलब 197 होगा ना. नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी. व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी. एक तरीका आपके पास ये है कि आप n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d लगा दो. दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 लगा दो. लेकिन आपके पास क्वेश्चन में 197 नहीं दिया होगा, आपके पास क्वेश्चन में ये दिया होगा दिस इज एन एपी हैविंग 99 टर्म्स. तो आपको पहले उसमें वहां पे आपको पहले लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तब आप 1 प्लस 197 डिवाइडेड बाय 2 करके दे सकते हो. तीसरा तरीका ये है मेरे दोस्त कि देयर आर टोटल 99 टर्म्स इन द एपी. सो द मिडिल टर्म विल बी द 50th टर्म, एंड 50th टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2 which is equal to 1 plus 98 which is equal to 99, and there are total कितने टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है 99 थे ना, 99 into 99, so the sum will be equal to 9901. तो सम हो गया 9901, एवरेज हो गया 99. This is the it would be 9801. Okay, fine, it is 9801. मैंने जो सुना वो मैंने लिख दिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था. ठीक है, it will be 9801. ठीक है, तो आइडिया आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ऑल्दो जितनी देर से बेटा आपको करना क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया, एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग समथिंग एनटीएससी स्पेसिफिक, हम बात कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज एवरेज इन कैलकुलेटिंग द सम्स. एवरेज इन कैलकुलेटिंग द सम ऑफ n terms of an AP. ठीक है, आप बताइए आपको क्या नहीं समझ में. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट ओनली दैट स्टफ आई विल एक्सप्लेन जो आपको समझ में नहीं आया. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल डिस्कशन ऑफ लास्ट 15 minutes. Yes, it is middle term if the number of terms are odd for an AP. In that case, the middle term will be the average, and it is basically middle term multiplied by number of terms. It is the middle term multiplied by number of terms. मानस अब बताओ बेटा क्या नहीं समझ में आया. Just tell me what you could not get. So it is basically the middle term multiplied by number of terms. Fine. Okay, you see in the recordings, otherwise नहीं समझ में आएगा तो I will just explain you. सम निकाला था मैंने टर्म्स को लिख दिया और टर्म्स को लिखने के बाद उसको ऐड कर दिया. यहाँ मैंने सम निकाला था. सम is basically the middle term. If the number of terms are odd, then the middle term is the average, और एवरेज को मैंने नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. आई गॉट द आंसर. नाउ दिस, ये जो डिस्कशन अपन ने लास्ट 10 मिनट में किया था, दैट इज ओनली एनटीएससी स्पेसिफिक. यू आर नॉट सपोज टू यूज इट इन योर स्कूल. ठीक है, स्कूल में मत यूज करना, नहीं तो नंबर लूज कर दोगे, फिर मेरे पास मत आना रोते हुए कि सर नंबर कट गया. फिर से बोल रहा हूं, दिस इज जस्ट एनटीएससी स्पेसिफिक. फाइन.
क्योंकि एनटीएससी में मेरे दोस्त, एनटीएससी में मेरे दोस्त एनटीएससी में मेरे दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम निकाल के क्वेश्चन फिल करके आंसर लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ टाइम निकाल के क्वेश्चन, आपको सिर्फ टाइम बचा के क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर लेना है। एंड माय डियर फ्रेंड, आई हैव नॉट गिवन, आई एम नॉट हियर टू सेल द ट्रिक्स. My institute is not paying me to sell the tricks here. I was supposed to teach you the method and to move ahead and to finish the topic. But why I have wasted my 20 minutes here? Because I know there is some potential here. So I'm just here to explore that. Those who are not liking this, they may leave the class. Otherwise, I will throw. ठीक है, चलो क्वेश्चन जल्दी, टाइम 30 सेकेंड, टाइम 1 मिनट. The sum of 3 terms of an AP is -3 and their product is 2, 8. अपन क्या करेंगे सर, अपन ऐसा करेंगे कि अपन we will assume the terms as a minus d, a and a plus d. इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो -3 है. What will happen? A minus d plus a plus d is equal to -3. Plus d and minus d will get cancelled. So 3a is equal to -3. That will give me a is equal to -1. ठीक है, यहाँ से a is equal to -1 आ गया. Now they are saying their product is 8. -1 minus d multiplied by -1 multiplied by -1 plus d is nothing but is equal to 8. So what we will do is, ये जो साइन है ये इधर आ जाएगा. So -1 minus d multiplied by -1 plus d is equal to -8. So now what will happen is, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोग गड़बड़ कर सकते हैं. The people can make little bit of mistake here. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम a plus b into a minus b लगाएंगे. ठीक है, so my first term will be -1 का whole square minus of d square will be equal to -8. So d square will be equal to 1 minus d square will be equal to -8. So it will give me d square is equal to 1 plus 8 which is equal to 9. So d will be equal to plus minus square root of 9 which is equal to plus minus 3. अब जब मेरे पास d is equal to plus minus 3 आ गया मेरे दोस्त, that means we will have 2 series here. 2 series here मतलब अगर आपके पास पहला टर्म क्या था, आपके पास पहला टर्म -1 था. अगर आप d अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, सपोज करो in one case you are taking d is equal to +3. So your next term will be -1 comma -1 plus 3 which is equal to 2. Third term will be 2 plus 3 which is equal to 5. ठीक है, दूसरा टर्म जो होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. So it would be हाँ, -1 minus या 3. I have done some mistake here. I have done some mistake here. Just leave this. कई बार थोड़ा सा concentration lapse हो जाता है. So a is equal to, a जो है मेरे पास वो -1 है और d जो है वो +-3 है. फर्स्ट केस में when d is equal to +3, in that case a मेरे पास -1 था, तो a minus d कितना हो जाएगा? a minus d will be equal to -1 plus 3 which is equal to 2. Okay, and a plus d कितना हो जाएगा? a plus d will be equal to -1 this was a plus d and this was a minus d will be equal to -1 -3 which is equal to -4. तो एक तो सीरीज ऐसे मिल गई, तो हमारे टर्म्स क्या हो गए?
हमारे टर्म्स क्या हो गए सर? एक आपके पास आ गया 4, एक आपके पास आ गया 2, एक आपके पास आ गया -1। दूसरा आप क्या करोगे, जब आप d इक्वल टू -3 लोगे तो आपका जो टर्म्स होंगे वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, 4 -1 एंड दिस थिंग। So this is how you will solve this question. बेटा एक बात बताओ मेरे को, tell me one thing, if d square is equal to 9, then what will be the value of d? Just tell me. If d square is equal to 9, then what will be the value of d? Again you guys are confusing. Again you guys are confusing. If d square is equal to 3, that will give me, why we have written d is equal to plus minus root 9. Okay, now this is a very interesting question. So let me try to solve this question again for you. a की वैल्यू तो -1 आ गई थी, ये तो यहाँ तक तो सबको पता है। देन व्हाट हैपेंड कि -1 प्लस t मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस t वाज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 का साइन है ना मल्टीप्लाइड में है, तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय -1 इज नथिंग बट -8। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्या होगा दोस्त, -1 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस डी इज इक्वल टू -8। जब आप इसको सॉल्व करोगे, what you will get, 1 minus d square is equal to -8, that will give me d square is equal to 1 plus 8 which is equal to 9, or d will be equal to plus minus square root of 9 which is equal to plus minus 3। d is equal to plus minus 3। तो जब d is equal to plus minus 3 आ गया, एक केस में take d is equal to plus 3, so you will have -1 plus d, -1 plus d will be equal to -1 plus 3 which is equal to 2, and -1 minus d will be equal to -1 minus 3 which is equal to -4। तो आपकी जो सीरीज आती है वो 2, -1, -4 आएगी। When you will take d as -3, in that case your series will come as -4, -1, 2। This is how the question was supposed to be solved. Yes, two values of quadratic, two values of d, because I mean, a quadratic equation has two values. A quadratic equation has two solutions. So I guess we should stop here today.